हेलो मेरे प्यारे भाइयों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के सेकंड चैप्टर जिसका नाम है वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। इस चैप्टर के वन शॉट वीडियो यानी आज इस लेक्चर में ही हम इस चैप्टर के सारे को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव से लेके लॉन्ग तक के जितने क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं या फिर जो आपके एग्ज़ाम में आ चुके हैं उन सारे क्वेश्चनों को एक ही वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपको इस चैप्टर मतलब हर एक चैप्टर के लेक्चर वन शॉट इस चैनल पर आपको मिलता रहेगा। चलिए देखते हैं आज का इस चैप्टर सेकंड वाले जिसका नाम है गॉस की प्रमेय तथा वैद्युत फ्लक्स का पूरा शुरुआत से अंत तक। देखो हमारा चैप्टर का 2-3 क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर देख लीजिए। पहले प्रूफ समझ लीजिए कि आपको के स्क्रीन पर कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पर बहुत सारा क्वेश्चन दिख रहा होगा जिसमें से कई साल में कई सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो इसमें से हमारा पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। हमने यहाँ पर लिख दिया है क्योंकि मुझे समझाना पड़ेगा। देखिए पूछा है कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है। इसके 2 क्वेश्चन हैं, 2 तरीके से आपके एग्ज़ाम में आते हैं। देखिए पहला पूछा है कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें आपको दिख रहा होगा। 1 मिनट रुकिएगा भाई, हम भी खोल लें भाई। तुम्हारा खुल गया, तुम लोग देख रहे हो, ठीक है। देखो सुनो, हमारा इसका पहला क्वेश्चन जो है ऐसे पूछा है, कुछ कह रहा है कि निम्नलिखित में से वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है। और पहला दिया था न्यूटन कूलाम, दूसरा दिया वोल्ट मीटर, तीसरा दिया था वोल्ट प्रति मीटर, तीसरा न्यूटन मीटर प्रति कूलाम। इसमें आपको जो अगर अभी आप लगाएंगे तो आपको फार्मूले की सहायता से इसमें से कोई भी आप मात्रा निकाल नहीं पाएंगे। हमको निकाल के सिखाते हैं किस तरीके से इसमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव सही रहेगा। वैसे टिक हमने पहले से कर दिया है, देख लीजिएगा। वोल्ट मीटर रहेगा, लेकिन कैसे रहेगा देखिए समझिए। इसमें आपने पढ़ा होगा फ्लक्स का सूत्र फाई ई बराबर वैद्युत फ्लक्स के लिए फाई बराबर होता है ई इंटू ए। अब देखो मुझे फाई ई का मात्रक निकालना है, यानी वैद्युत क्षेत्र का मात्रक और एरिया यानी क्षेत्रफल के मात्रक को गुणा करना पड़ेगा। तो वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है भाई न्यूटन प्रति कूलाम। क्या होता है भाई? वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। अब देखो क्षेत्रफल का क्या होता है मीटर स्क्वायर। थोड़ा ध्यान समझिएगा भाई। इसी तरीके से देखो एक मात्रक तो हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। जो हमारा अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देखो उसमें यही दिया गया है, मतलब यही वाला ऑप्शन सही रहेगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। लेकिन जो ये पहला क्वेश्चन मैंने दिखाया था आपको, इसमें ये वाला ऑप्शन नहीं है, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम ऑप्शन में नहीं है। तो आप इसको किस तरीके से तोड़ेंगे देखिए समझिए। न्यूटन ऐसे लिखेंगे और मीटर 2 बार है, यानी इसको मीटर गुणे मीटर लिख सकते हैं, समझ गए ना। और नीचे क्या लिखा है? कूलाम। अब बात समझिए, आपने पढ़ा होगा F बराबर कार्य का सूत्र, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। देखिए कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। यानी अगर आप देखिए तो कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। कार्य का मात्रक जूल। बल का क्या होता है भाई? न्यूटन। और दूरी का क्या होता है? मीटर, मतलब विस्थापन है ना। तो देखो जहाँ न्यूटन मीटर लिखा है वहाँ हम क्या लिख सकते हैं? जूल। तो यहाँ न्यूटन मीटर के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं? जूल। देखिए समझिएगा, यहाँ पर जहाँ लिखा है न्यूटन मीटर ऊपर वाला, वहाँ क्या लिख दिए? जूल। बगल में क्या लिखा है भाई? मीटर। और नीचे क्या लिखा है? कूलाम। आप फिर समझिए, आपने फार्मूला पढ़ा होगा कौन सा? V बराबर W/Q। विभव बराबर विभव बराबर कार्य बटे आवेश। तो विभव का मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है भाई? वोल्ट। बराबर W यानी कार्य का मात्रक हो गया जूल, बटे आवेश का मात्रक कूलाम। यानी जहाँ लिखा है जूल प्रति कूलाम वहाँ क्या लिख सकते हो? वोल्ट। अब बताओ, अब समझ में आ रहा ना। देखो यहाँ जहाँ लिखा है जूल मीटर, क्या बोलती सॉरी जूल प्रति कूलाम, जहाँ क्या लिखा है? जूल प्रति कूलाम। देखो यहाँ इसके स्थान पे क्या बोलेंगे? वोल्ट। तो अगर जूल प्रति कूलाम के स्थान पे वोल्ट लिख दो तो बगल में क्या लग जाएगा? मीटर। यानी मात्रक क्या बन जाएगा? वोल्ट मीटर। गुणा लगाओ या फिर हाइफन लगाओ, वही चीज़ है, मतलब वोल्ट मीटर आएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सही रहेगा? ऑप्शन नंबर सेकंड वाला जो कि लिखा है वोल्ट मीटर। आपको पहले से टिक किया था मगर फिर समझ लीजिए कैसे कि हमने निकाला है। तो इसका ऑप्शन कौन सा रहेगा? वोल्ट मीटर वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है, ठीक है। और एक मात्रक ये भी होता है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। समझ गए ना। अब देखो इसमें एक क्वेश्चन और पूछता है इस तरीके से कि पूछेगा कि वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा दीजिए। क्या पूछेगा? 1 मिनट रुकिएगा भाई, क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, इसमें पूछा था वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, देखो। और मात्रक पूछा है, तो मात्रक तो आप निकाल जाओगे, ऐसे निकाल लेना। तो उसके बाद पूछा है कि परिभाषा, तो देखो
फ्लक्स किसे कहते हैं? किसी तल से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। स्क्रीन पर हम इसकी डिफिनीशन लगा देंगे, आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब सुनो, मतलब इसकी डिफिनीशन आप लिख दीजिएगा और इसका क्या बोलते हैं, मात्रक। तो ये हमने 3 क्वेश्चन आपको सिखा दिए। वैद्युत फ्लक्स के 3 तरीके के क्वेश्चन आते हैं और कई बार देख सकते हैं आप, पूछा गया है एग्जाम में। अब देखिए अगला क्वेश्चन समझते हैं, जो कि पूछा है गॉस की प्रमेय। इसको रफ कर दें भाई। हाँ भाई, नोट करते रहो, ठीक है, अच्छे से पढ़ लेना। कहाँ गए हमारा रफ? हाँ भाई, देखिए अगला क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर, इसने पूछा है कि स्थिर वैद्युतिकी में गॉस की प्रमेय का उल्लेख कीजिए। देखो ये बहुत है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है। जिसमें पूछा है गॉस के प्रमेय का उल्लेख कीजिए या फिर गॉस की प्रमेय का कथन को सिद्ध कीजिए, किसी भी तरीके से पूछ सकता है। देखो पूछा है 20 में, 22 में, 19 में, 16 में, 14 में, 13 में पूछा था, 13 नहीं और 12 में पूछा है, 23 में पूछा है, ठीक है, 24 में भी दूसरे तरीके से पूछा होगा। मतलब अगर 7 सेट एग्जाम में बनते हैं तो उसमें से 1, 2, 3 सेट में पक्का गॉस की प्रमेय आएगी तो आएगी, फिक्स है कि इस चैप्टर का एक क्वेश्चन आएगा। देखो समझो, गॉस की प्रमेय का उल्लेख कीजिए। तो देखिए समझते हैं गॉस की प्रमेय क्या है। पहले तो आप हेडिंग लगाएंगे कि गॉस की प्रमेय क्या होती है। तो देखो, गॉस वैज्ञानिक ने आवेश और फ्लक्स के बीच के संबंध को ज्ञात करने के लिए एक प्रमेय या फिर कह दो एक सूत्र दिया। तो इसकी हिंदी हम आपको स्क्रीन पर लगा देंगे, खाली बोल रहे हैं, समझ लीजिए, क्योंकि जल्दी से जल्दी हमें इस वीडियो को ख़त्म करना है, मतलब चैप्टर को ख़त्म करना है। देखिए गॉस ने क्या किया था, आवेश और फ्लक्स के बीच में जो रिलेशन है उसको व्यक्त करने के लिए एक फार्मूला दिया था, जिसे हम बोलते हैं गॉस की प्रमेय। और उनका प्रमेय क्या था, तो किसी बंद पृष्ठ, भाई किसी बंद पृष्ठ को गॉसियन पृष्ठ, यानी जैसे मान लीजिए कि एक बोतल है तो एक बंद पृष्ठ है, इसको हम गॉसियन पृष्ठ भी बोल सकते हैं। तो किसी बंद पृष्ठ या गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स होता है, हमने बताया ना फ्लक्स क्या होता है, किसी तल से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या। तो किसी भी बंद पृष्ठ या गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या जो होती है वही फ्लक्स होता है। तो जो गॉस की प्रमेय थी, उन्होंने बताया था कि किसी बंद पृष्ठ से या गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। ये है गॉस की थ्योरम। देखो फाई इक्वल टू आप लगाओगे तो यहाँ से Q रहेगा, का मतलब गुणा कर लेना, इधर 1/ε0, यानी फाई ई इक्वल टू Q अपान में क्या बन जाएगा, ε0। ये तो थी गॉस की प्रमेय। अगर सिर्फ कहेगी कि कथन लिख के दिखाइए तो इतना लिखना है, लेकिन अगर सिद्ध करने के लिए बात बोलेगा, जैसे मान लीजिए देखो, अगर 1 नंबर या 2 नंबर का आगे खाली लिखने की बात है तो ठीक है। अगर कहेगा उत्पत्ति कीजिए या फिर कथन को सिद्ध कीजिए तो आपको इसके आगे डेरिवेशन भी करना पड़ेगा। ये तो किसी लिए क्या कहते हैं हमने बता दिया। अब समझते हैं इसकी उत्पत्ति कैसे होती है। तो आप हेडिंग लगाना गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति। बता दें भाई, इसको रफ कर दें। तो आप लगाएंगे हेडिंग गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति, मतलब किस तरीके से हम इस डेरिवेशन को डिफाइन कर सकते हैं। देखो मान लेंगे कि एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ है। क्या है, गोलीय गॉसियन पृष्ठ है, जिसके केंद्र O पर एक +Q आवेश रखा है। इससे R दूरी पर एक लघु अवयव D है। लघु अवयव मतलब पूरे का क्षेत्रफल A है, तो छोटे वाले का क्षेत्रफल मान लो कितना है, DA। अब देखो, धन आवेश से बल रेखाएं बाहर को जाती हैं, यानी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से बाहर की ओर, तो इधर रहेंगी ना वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, धन आवेश से कहाँ रहेगी, बाहर की ओर। अब बताओ, किसी भी तल पर एरिया वेक्टर क्षेत्रफल सदिश उस तल के लंबवत होता है। यानी अगर समझिए ये वाला पृष्ठ हम देखें तो इस पृष्ठ पर लंबवत कहाँ होगा, बाहर की ओर होगा, ऐसे लंबवत बाहर की तरफ होगा। देखो समझो, तो इस वाले गोले का अगर आप पृष्ठ देखोगे, यहाँ समझिएगा इधर, तो इस पृष्ठ पर जो लंबवत होगा बाहर की तरफ होगा, यानी क्षेत्रफल सदिश कहाँ होगा, इसके लंबवत बाहर की ओर। यहाँ एरिया वेक्टर भी इधर रहेगा, DA। अब समझो, वेक्टर DA और E के बीच समान दिशा में है, यानी कोण 0 है। तो हम लगाएंगे कि लिखना लघु अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है। एक बार सुन लीजिए, इसकी फिगर बनाने के बाद हिंदी क्या लिखेंगे। माना एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ जिसके किसी केंद्र O पर +Q आवेश स्थित है, इससे R दूरी पर एक लघु अवयव DA है, और लघु अवयव DA पर वेक्टर E व वेक्टर DA समान दिशा में हैं। और लिख लेना कि R दूरी पर वैद्युत क्षेत्र, चाहे लघु अवयव से गुजरने वाला वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। भाई देखो, यहाँ हम उत्पत्ति कर रहे हैं, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र। देखो लिखो
यानी कि वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ई बराबर, आपने पढ़ा होगा एक बिंदु आवेश के लिए 1/4πε0 Q में r², दूरी आ रही है। तो ये हो गया हमारा एक बिंदु आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र का सूत्र। अब समझते हैं, अगर हमने पढ़ा था वैद्युत फ्लक्स का सूत्र फाई ई बराबर, देखो फ्लक्स का सूत्र मैंने शुरू में बताया था, जहाँ से हमने निकाला था फार्मूला, क्या बताया था, फाई ई इक्वल टू ई ए, क्या बताया था, फाई ई इक्वल टू ई ए। यानी देखिए जब इनके वेक्टर फॉर्म में होता है कितना, फाई ई इक्वल टू वेक्टर ई और डॉट ए, या फिर अगर लघु अवयव रहेगा तो डी लगाएंगे, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो डी फाई ई बराबर क्या बनेगा, वेक्टर ई, अगर इसको वेक्टर हटाएंगे तो बन जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। क्या बन जाएगा, ई डी ए, अरे भाई डॉट हटता है तो कॉस थीटा लगता है, ए डी ए कॉस थीटा। यहाँ समझिए, तो लिखेंगे कि लघु अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, लघु अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, फ्लक्स भाई ठीक कितना होगा, देखो डी फाई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट डी ए, क्योंकि लघु अवयव है। अब समझो यहाँ से अगर हम वेक्टर हटाएंगे तो बन जाएगा वेक्टर ई डी ए कॉस थीटा। व्हाट इज़ द थीटा, थीटा एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो यहाँ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और एरिया वेक्टर इधर है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। जब दोनों की सेम डायरेक्शन है मतलब 0 डिग्री है, यानी कॉस थीटा कितना बन जाएगा, 0 डिग्री। इसको आप ऐसे करो, देखो डी फाई ई बराबर, इसमें बन जाएगा ई डी ए, कॉस 0 1 होता है, यानी क्या बन जाएगा, ई डी ए कॉस 0 कितना होगा, 1, ख़त्म हो गया, उससे लिखेंगे नहीं एक यहाँ पर। अब समझो अगर मुझे संपूर्ण क्या बोलते हैं गॉसियन पृष्ठ से या फिर पूरे बंद पृष्ठ से निकालने वाला है फ्लक्स निकालना है, फिर सुनो, अगर पूरे पृष्ठ से फ्लक्स निकालना है तो क्या कर देंगे, समाकलन। तो देखो लिखो ना, लिखना संपूर्ण पृष्ठ से, संपूर्ण बंद पृष्ठ लिख देना, बंद पृष्ठ, बंद रे भाई, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, राइटिंग पढ़ लेना भाई, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वाला वैद्युत फ्लक्स। अगर संपूर्ण से निकालना है भाई तो क्या करेंगे, समाकलन। बताओ समाकलन, इधर इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई, डी फाई ई, इधर क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए। समझ रहे हो ना बात। अब बताओ अगर हम बंद समाकलन कर रहे हैं, मानी लूप जो है बंद है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि ये बंद समाकलन है, इसे गोला बना सकते हो। इसका मतलब है कि जो ये पूरा पृष्ठ है वो बंद हुआ है, ठीक है। आगे देखो डी फाई ई का समाकलन कितना होगा, फाई ई, अरे ना भी लगाओ ना गोला, मतलब ये सिर्फ लगा देना समाकलन, ठीक है। तो वेक्टर देखो सुनो, यहाँ से ई जो है कांस्टेंट, जो चीज़ वैद्युत क्षेत्र के मान देखो फिक्स है, तो वैद्युत क्षेत्र जो कांस्टेंट हो गया वो बाहर चला जाएगा, तो बचेगा क्या, डी ए, क्या बचेगा, डी ए। आगे हम इधर नोट कर दें, दिख रहा है भाई नीचे, ऐसा दिख रहा होगा, एक लाइन लिख देते हैं यहाँ पर, देखो फाई ई इक्वल टू, देखो ई की वैल्यू ए दिया है, कितना दिया है, 1/4πε0 और क्यू अपान में r²। बताओ भैया डी ए का है, डी ए है छोटे वाले का क्षेत्रफल। अच्छा समाकलन करेंगे तो पूरे वाले का क्षेत्रफल आ जाएगा, और पूरा है जो गोला है, तो पूरे गोले का क्षेत्रफल कितना होगा, बात समझे। डी ए का क्षेत्रफल ए बना, और ए कौन सा चीज़ होगा, ए होगा गोले का क्षेत्रफल, और कितना होता है, तो 4πr², क्या होता है, 4πr², यानी गोले का जो यहाँ पर एरिया बनेगा वो 4πr²। ये लाइन समझ में आई ना, डी ए का ए बना, ए का मान रख दिए क्षेत्रफल का। अब देखो क्या कटेगा, बस खत्म हो गया, r² खत्म हो गया यहाँ से, 4 पाई से पाई कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, यानी जो बचेगा लास्ट में वो हमारा सिद्ध हो गया, क्या गॉस की प्रमेय। बताओ क्या सिद्ध हुआ, फाई ई इक्वल टू क्या सिद्ध हुआ, ऊपर कितना क्यू या के क्यू, नीचे बचा है क्या, ε0। तो भाई अगर गॉस की प्रमेय सिद्ध करने का करेगा, मतलब कहेगा, तो आपको इतना ही करना है और फिगर बना देना है, जो हिंदी में आपको बोली है वो लिख देना है। तो इससे भाई आसान तरीका कोई नहीं मिलेगा जो गॉस की थ्योरम सॉल्व हो सके, ठीक है। तो ये 2-3 नंबर या 4 नंबर तक का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका अगला, जो इसमें पूछता है कि गॉस की प्रमेय के जो अनुप्रयोग होते हैं, इसको नोट डाउन करिए 1 मिनट। हाँ भाई अब देखो क्वेश्चन नंबर अगला, जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये वाला गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग हैं भाई, देखो समझिएगा। इसमें से 1 मिनट रुकिएगा। देखो पूछा है कि रेखीय आवेश घनत्व से क्या तात्पर्य है, भाई देखो समझो। जब किसी चालक तार को आवेश दिया जाता है, सुनिएगा ध्यान से,
जब किसी चालक तार को आवेश दिया जाता है तो वह आवेश, जो मान लीजिए क्यू दिया, उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है। इसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है। अब अगर हम इसकी एकांक लंबाई, कितना लंबाई, एकांक यानी थोड़ की लंबाई ले लें, एकांक लंबाई 1 मीटर बोल सकते हो, एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश वितरण रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। लिख दें भाई, लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को, आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश क्या बोलते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा भाई, देखा, देख लीजिएगा। घनत्व कहते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है। देखो, इसका सिंबल होता है रेखीय आवेश घनत्व को जो प्रतीक दर्शाते हैं। इसका प्रतीक किसे लिखेंगे आप लोग एग्जाम में, क्या करेंगे एग्जाम में, आप वही जो डिफिनेशन आप लिख दिए हैं या फिर बोल दिए थे या फिर आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा उसे लिख दीजिएगा। उसके बाद इसका प्रतीक लिख दीजिएगा, क्या होता है, लेमडा। क्या होता है, लेमडा। सूत्र होता है लेमडा बराबर क्यू अपान में यल, याद कर लीजिए, क्यू अपान यल। अरे वही चीज़ है भाई। देखो यहाँ से अगर अभी यल को मान लोगे 1 तो एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व तो लेमडा कहते हैं। ठीक है, लेमडा है। इसका मात्रा अगर हम पूछे कि कहाँ होगा मात्रा, यहाँ लिख दे भाई, मात्रा क्या होगा। देखो तो मात्रक यहाँ से निकालिएगा, देखो ऊपर कितना होगा, ये भाई मात्रक लिखा है। आवेश का मात्रक क्या होगा, कूलाम, और लंबाई का क्या होगा, लंबाई का होता है मीटर, यानी कूलाम प्रति मीटर। ठीक है, डी में भी निकाल सकते हो आप। आवेश का 80 होता है और लंबाई का क्या होता है, यल। ठीक है, तो यहाँ पर 80 रख के यल रख के निकाल सकते हो आप लोग। तो इस वाले अगर रेखीय आवेश वितरण पूछेगा तो आपको ये लिखना है। ठीक है, घनत्व पूछेगा तो ये लिखना है। अब पूछा है गॉस की प्रमेय की सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये 20 ने पूछा है, 18 में पूछा है, 17 में पूछा है, 15 में पूछा है। और इसी तरीके से आगे लिखा है गॉस की प्रमेय का उल्लेख कीजिए, हमने भी आपको कराया है। और इसकी सहायता से देखो ये क्वेश्चन पूछा है 2023 में, यानी ये सब क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। इस चैप्टर से ही सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएंगे। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। अब देखो, अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख के समझ लोगे तो इस चैप्टर से अगर कोई भी क्वेश्चन इसके बाहर से नहीं आएगा, क्योंकि यही सब क्वेश्चन में है पूरे चैप्टर 1 भाई, जो आ सकता है। देखो लिखा है कि गॉस के प्रमेय की सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हेडिंग लगाना और लगा लीजिएगा, क्या लगाएंगे, एक समान रूप से आवेशित, क्या लगाएंगे, एक समान रूप से आवेशित। एग्जाम में आप लोग हेडिंग मत लगाइएगा, तभी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वहाँ पर नंबर रहेगा, क्वेश्चन तो बात अलग है। एक समान रूप से आवेशित, क्या लिखा है भाई, आवेशित अनंत लंबाई के चालक तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखो कैसे निकालेंगे इसको, बहुत सिंपल से सिखाया गया। आप सबको बस खाली पूरा ध्यान से पढ़िएगा बस। देखो समझो, मान लिया एक अनंत लंबाई का तार है, क्योंकि अनंत लंबाई में बोला है ना, देखो यहाँ लिखा है अनंत लंबाई का, जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है। जो हिंदी बोल रहे हैं वो स्क्रीन पर आपको लगा देते हैं, देख लीजिएगा, बार बार कहना ना पड़े। ठीक है, तो माना एक अनंत लंबाई का चालक तार है जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है और इसका रेखीय आवेश घनत्व, देखो तार में होता है रेखीय आवेश घनत्व, तो लिख लेना इसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्ब्डा कूलाम प्रति मीटर है। समझ गए। आगे देखो, इसके किसी बिंदु मान लो इस ओ से स्मॉल आर दूरी पर एक पॉइंट पी है, आर दूरी पर एक पॉइंट क्या है, पी। इसी पॉइंट पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की गणना करनी है। इसके लिए आर त्रिज्या के और यल लंबाई के, कितने लंबाई के, आर त्रिज्या के और यल लंबाई के एक गोलीय
नहीं, बेलनाकार, आर त्रिज्या के या लंबाई के एक बेलनाकार गोलीय गॉसियन पृष्ठ की परिकल्पना की। मतलब इसकी लंबाई कितना मान है हमने यल, ये सब चीज़ें आप लिख दीजिएगा, ठीक है। हम देखा आपको बता दिया। अब सुनो, इस वाले पूरे गॉसियन पृष्ठ से वैद्युत बल रेखाएँ मतलब जो होंगे फ्लक्स जिसे बोलते हैं, वो कहाँ से गुजरेगा। तो अगर मान लीजिए एक क्या बोलते हैं, एक मिनट रुकिएगा, देखो ये मान लीजिए हमारा एक क्या है, बेलनाकार बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है। तो देखिए इसमें देखिए समझिए, ये तो यहाँ से फ्लक्स निकलेगा या तो यहाँ से निकलेगा नीचे से, तो साइड से निकलेगा। तो इस साइड वाले को बोलते हैं वक्रीय भाग, इसको बोलते हैं समतल भाग। ऊपर वाले नीचे वाले को समतल है और ये वाला क्या है, वक्रीय भाग है। तो पहले हम वक्रीय भाग से निकाल लें, फिर समतल से निकाल के जोड़ दें, जो आएगा वही आंसर आ जाएगा। तो समझो, तो लिख लेना, माना इसके वक्रीय भाग पर एक लघु अवयव डी है। क्या है, वक्रीय भाग ही तो है ना, वक्रीय भाग पर एक लघु अवयव क्या है, डी ए। अब अगर वक्रीय भाग पर लघु अवयव डी ए है तो इसका क्षेत्रफल सदिश भी होगा। ये पॉइंट पी था भाई, इसका क्या होगा, क्षेत्रफल सदिश यानी एरिया वेक्टर। तो बताओ, क्षेत्रफल सदिश हमेशा तल के क्या होता है, लंबवत। एक मिनट दीजिएगा, क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, तल के लंबवत होता है। तो इस वाले पृष्ठ पर देखो ऐसे बेलनाकार है, तो इस पर क्षेत्रफल सदिश जो होगा लंबवत बाहर की ओर होगा ना, एरिया वेक्टर। इधर देखो, ए चल नहीं रहा क्यों भाई, देखो यहाँ पर लंबवत एरिया वेक्टर कहाँ हो जाएगा, एक मिनट रुकिएगा, चल जा तू, हाँ सही है, कहाँ जाएगा, वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर जाएगा, सही है ना। और इस पर अगर आप वैद्युत क्षेत्र के बाहर की जाएगा, देखो समझो, धन आवेश से बल रेखाएं बाहर जाती हैं, और इस पर लंबवत जो होगा क्षेत्रफल सदिश भी बाहर की ओर होगा। मतलब यानी डी ए जो लिख दे रहे हैं छोड़ के लिए, डी ए और ई जो है दोनों सेम डायरेक्शन में होगी, सही है ना। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है, इन बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। उस तरीके से समझिए, अगर इसके वक्रीय भाग से समतल भाग पर यहाँ मान लीजिए एक लघु अवयव यहाँ पर है डी ए, क्या है, डी ए। तो इस पर जो क्षेत्रफल सदिश कहाँ होगा, बाहर की ओर, यानी डी ए जो होगा इसमें लंबवत बाहर की ओर होगा। और हमेशा बल रेखाएं धनावेश से बाहर की ओर आती हैं, मतलब धनावेश से कहाँ जाएगी, बाहर की ओर। तो वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उधर होगी, और क्षेत्रफल सदिश कहाँ होगा, ऊपर। इनके बीच का एंगल कितना बन गया है, 90 डिग्री। कितना बन गया, 90 डिग्री। देखिए तो क्या क्या लिखेंगे भाई, थोड़ा समझिएगा, लिखिएगा वक्रीय भाग पर क्या लिखिएगा, सॉरी लिखना गॉसियन पृष्ठ या गोलीय गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन पृष्ठ के वक्रीय भाग पर वेक्टर डी ए व वेक्टर क्या ई क्या है, समान दिशा में है, समान दिशा में है। अगर दोनों सेम दिशा में हैं तो यहाँ पर जो फ्लक्स निकालोगे लघु अवयव से, लिख लेना, क्या लिखोगे, तो लघु अवयव से गुजरने वाला, तो लघु अवयव से गुजरने वाला क्या चीज़, वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। बताओ भाई कितना होगा, इस दिशा से जो फ्लक्स निकलेगा डी फाई ई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट डी ए होता है, मतलब ई डी ए कॉस थीटा, यानी ई जो होगा ई हो गया और डी ए, और कॉस थीटा एंगल कितना बना है, 0 डिग्री सेम डायरेक्शन में है, यानी कि यहाँ पर वेक्टर और डी फाई ई जो बन जाएगा वो बन जाएगा ई डी ए, कॉस 0 की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। हाँ आगे समझिएगा, इतना बन गया। अब अगर हम पूछें कि इसके संपूर्ण वक्रीय भाग से कितना फ्लक्स जाएगा, संपूर्ण वक्रीय भाग से गुजरने वाला फ्लक्स, क्या पूछें, संपूर्ण वक्रीय भाग से आपको निकालना है, अगर फ्लक्स निकालना से, फ्लक्स बताओ कितना आएगा, संपूर्ण वक्रीय भाग से फ्लक्स कितना आएगा। तो अगर संपूर्ण भाग से निकालोगे तो समाकलन करोगे, बताओ समाकलन ऑफ डी फाई ई, इधर क्या बन जाएगा, ई कांस्टेंट होगा क्योंकि वैद्युत क्षेत्र का मान फिक्स होता है। इधर क्या हो जाएगा, डी ए, क्या हो जाएगा, डी ए। यहाँ देखो, यहाँ से डी फाई ई का फाई ई बन जाएगा, इधर हो जाएगा ई इंटू ए, ये बात आ गई ना, ए। अब समझो, ए क्या होता है, ए होता है क्षेत्रफल, इस किसका क्षेत्रफल है, बेलन का है, किसका है, बेलन का, और बेलन का वक्र पे क्षेत्रफल है इधर वाला।
तो बेलन का जो क्षेत्रफल होता है ए बराबर, देखो सुनो, 2 पाई आर एच होता है। यहाँ पर ऊंचाई कितना है, यल है, यानी 2 पाई आर क्या बन जाएगा, यल। तो इसके लिए जो हम रखेंगे ए का मान कितना रखेंगे, फाई ई इक्वल टू ई, और ए का मान कितना हो जाएगा 2 पाई आर यल। इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है, अभी हम निकाल चुके हैं, सिर्फ वक्रीय भाग से इतना फ्लक्स गुजरेगा। अब समझिए समतल भाग से जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, समतल भाग पर भाई ई और डी ए लंबवत है, और जब भी ई और डी के बीच का कोण अगर 90 डिग्री है तो अब आप फार्मूला लगाओगे ई डी ए कॉस 90। यहाँ पर जब 90 रखोगे तो भाई 0 होगा, यानी कॉस 90 0 होता है तो कुल 0 हो जाएगा, यानी समतल भाग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0। यहाँ लिख दें, तो लिख देना, चूँकि समतल भाग पर ई व डी ए कैसे हैं बताओ, ई और डी ए कैसे हैं, लंबवत। क्या है, लंबवत। अगर ये लंबवत हैं तो समतल से, तो इससे मतलब किससे, समतल वाले से, तो समतल भाग से गुजरने वाला राइटिंग पढ़ लीजिएगा, बोल भी रहे हैं, ठीक है। गुजरने वाला इजा है भाई, गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, शून्य होगा। फ्लक्स क्या होगा, शून्य होगा, 0। क्यों शून्य होगा बताओ, क्योंकि इस पर जब 90 डिग्री है तो अगर 90 डिग्री में आप अभी देखो लंबवत है, तो जब यहाँ पर 90 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो अगर कॉस 0 हुआ तो कुल को 0 कर देगा, ठीक है। हाँ, तो समझ गया होगा शायद। अब बताओ, अगर एक बेलनाकार पृष्ठ था, इसके इस भाग और इस भाग से, समतल भाग से फ्लक्स कितना गुजर रहा है, 0। जब क्या लिखा, समतल भाग से कितना, शून्य है, समतल से कुछ नहीं निकला, वक्रीय से कुल कितना निकला है, ई पाई आर यल। तो बताओ, अगर यहाँ से कुल निकल रहा है ई 2 पाई आर यल, और इधर से क्या निकल रहा है, 0, तो इससे कुल कितना निकल रहा है, वही निकल रहा है कितना, वक्रीय भाग वाला ना, जो इधर से निकला, इधर से, क्योंकि इधर से 0 है। तो लिखिएगा, अर्थात अतः, तब लेना, तब चलो लिख दो, यहाँ लिख दो, अतः गॉसियन, अच्छा सुनो, अतः कुल वैद्युत फ्लक्स भाई मत रुकिएगा, फ्लक्स कितना रहेगा बताओ, वही रहेगा ना जो लिख रहा है, फाई ई बराबर कितना रहेगा, ई 2 पाई आर यल। समीकरण नंबर इसको वही 1 रहने दो, या फिर जो मानना 2 मान सकते हो आप लोग, ठीक है, समझ गए। इतना आप नोट डाउन करें, फिर आगे समझते हैं। यहाँ तक दिख रहा है भाई, ठीक है, दिखाता हुआ मैं अभी साथ दिखाता ना, चलो यहाँ थोड़ा सा दिख नहीं रहा है भाई, ठीक है, थोड़ा देख लीजिएगा। ए क्या लिखा है, ए लिखा है फाई ई बराबर, लिखा था क्या, फाई ई बराबर 2 पाई आर यल। समीकरण नंबर क्या है भाई, 2। चाहिए एक ही मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको एक भी कर सकते हो, एक ही समीकरण है, मतलब इससे कुल कितना फ्लक्स गुजरेगा हमारे हिसाब से, तो कितना निकल रहा है, आगे ई भी था, तो ई और 2 पाई आर यल, ई 2 पाई आर यल। अब सुनो, इसको थोड़ा रफ करते हैं, फिर फिगर बता देते हैं, ठीक है। फिगर बना लीजिएगा अच्छे से फिगर वगैरह बना के तो लगाइएगा, ठीक है। कहाँ लिखे हैं, रफ करते हैं भाई, थोड़ा सा ऊपर का देखो, सुनो। अब बताओ, सोचो कि कुल इस गॉसियन पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरा है, इस वाले पूरे गॉसियन पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरा है, पूरे वाले से कितना निकला है, ई 2 पाई आर यल। अब यहाँ लिखेंगे कि अब बताओ, अगर गॉस ने बताया था कि कोई भी बंद पृष्ठ होगा या गॉसियन पृष्ठ होगा, अगर उसको क्यू आवेश दिया गया है तो वहाँ से फ्लक्स गुजरेगा क्यू अपान में एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ लिखेंगे कि गॉस के अकॉर्डिंग टू गॉस, मतलब गॉस के अनुसार गॉस चचा के नियम से उन्होंने बताया था कि कोई भी गॉसियन पृष्ठ होगा तो वहाँ से फ्लक्स कितना जाएगा, फाई ई इक्वल टू क्यू अपान में एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस ने बताया था, ये हमने बताया, मतलब मैंने निकाला, ठीक है। अब यहाँ देखिए, जब ये भी फ्लक्स है और ये भी फ्लक्स है, तो ये हमारा वाला निकला है, ये गॉस वाला निकला है। अब दोनों जब एक ही चीज़ का है तो दोनों फ्लक्स बराबर होगा, यानी समीकरण 3 व 4 की अगर हम कंपेयर कर लें की तुलना, तो 3 4 कर रहे हैं भाई, 3 है और 2 है, क्या लिख देते हैं, ये 3 है ये 2 है ना।
ये दोनों अगर सेम फ्लक्स है तो यहाँ दोनों कंपेयर करना पड़ेगा, तो बायां पक्ष बराबर तो दायां वाला बराबर। यानी इधर क्या लिखा है, यहाँ लिखा है E2πrl बराबर क्या होगा Q/ε0। अगर यहाँ से वैद्युत क्षेत्र आपको निकालना था, ये क्या निकालना था इस पॉइंट पर, वैद्युत क्षेत्र निकालना था। तो अगर वैद्युत क्षेत्र निकालना है भैया तो क्या करोगे, यहाँ से E आपको फाइंड करना है तो ए बट्टे में जाएगा, कितना हो जाएगा 1/1 मान सकते हैं 2πrl, 1 मिनट 2πrl। इधर क्या लिखा है Q/ε0। हमने आपको पढ़ाया था रेखीय आवेश घनत्व, तो लैम्डा बराबर Q/l, याद पढ़ाया था ना अभी पढ़ाया था, लैम्डा बराबर Q/l। यहाँ देखिए समझिए थोड़ा सा, E बराबर ये जहाँ पर लिखा है Q/l, देखिए क्या लिखा है, जहाँ लिखा है Q/l उसके स्थान पे क्या हो जाएगा लैम्डा, यानी 1/2πr बचा, और Q/l के स्थान पे क्या हो गया, और लैम्डा हो गया, नीचे ε0 है। एक काम और करिए, इसको थोड़ा सा आगे पीछे करिए, देखो इसको 1/2πε0 आगे कर दें और इसको लिख दें λ/r। यहाँ छोड़ सकते हो, लेकिन सुनो अभी जब तुम सवाल लगाते हो भाई तो तुम्हें वैल्यू पता होती है 1/4π की, और ये कितना लिखा है 1/2π लिखा है। तो अगर यहाँ पर 2π रहेगा तो हम इसको अगर 4π करना चाहते हैं तो ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दें, तो कितना बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा E बराबर, देखो ये 2 दूनी 4πε0 है, 1 मिनट रुकिए, ऊपर है 1, इधर लैम्डा में 2 से होगा तो 2 λ/r। इसको आप नोट कर सकते हैं, ये रहा न्यूटन पर कूलाम। किसी एकांक लंबाई के तार के कारण वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, इसको नोट डाउन करिए। अब देखते हैं क्वेश्चन इसका अगला इम्पोर्टेंट वाला। हाँ भाई वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि आप लोगों के लिए इतना मेहनत की जा रही है, ठीक है। देखिए ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया। ये 2-3 तरीके से क्वेश्चन पूछता है, आपके स्क्रीन पर देख लीजिएगा, हमने दिखा दिया था पहले ही किस तरीके से क्वेश्चन आएगा, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। हाँ अब देखते हैं 1-2 क्वेश्चन और का बचा है हमारा, और वो देख लेते हैं इस चैप्टर का। देखो अगला जो पूछा था उसमें कह रहा था कि गॉस की प्रमेय का उल्लेख कीजिए, जो कि बता दिया हमने, उल्लेख करके पहले बता दिया क्या क्या होता है, ठीक है। पूछा है गॉस की प्रमेय की सहायता से किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए, व्यंजक प्राप्त कीजिए लिखा है। और इसी को दूसरे तरीके से पूछा है कि स्थिर वैद्युतिकी का गॉस नियम क्या है और इसकी सहायता से एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। फिर वही नीचे क्वेश्चन भाई देखो लिखा है कि स्थैतिक गॉस के, अरे क्या लिखा है, स्थैतिक वैद्युत में गॉस के नियम का उल्लेख कीजिए, इसकी सहायता से कूलाम के नियम का निगमन कीजिए। तो जहाँ तक गॉस की प्रमेय का उल्लेख की बात हो गई उसे हमने करा दिया, तो उसको तो आप कर लेंगे। अब इसके आगे जो पूछा है कि एक बिंदु आवेश के कारण, उसको निकाल देते हैं। देखो कैसे करेंगे, चलो समझो ध्यान से। एक बिंदु आवेश के कारण सूत्र निकालना है मुझे ना, गॉस की प्रमेय। देखो लिखा है कि गॉस की प्रमेय की सहायता से एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिख देना। गॉस की प्रमेय की सहायता से एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, तीव्रता का व्यंजक। भाई हेडिंग खतरनाक है। अरे वही जो व्यंजक जो होता है 1/4πε0 Q/r² निकालना है। गॉस की प्रमेय लगाना है। मान लेना है गोलीय गॉसियन पृष्ठ, इसका मतलब केंद्र O है, इस पर कोई +Q आवेश रखा है, इससे स्मॉल r दूरी पर एक लघु अवयव dA है, और dA अगर लघु अवयव है तो बताओ, अभी बता चुके हैं कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं तल के लंबवत बाहर की ओर होंगी, और इस पर जो वैद्युत एरिया वेक्टर होगा तल के लंबवत बाहर की ओर होगा। यानी DA व A जो होंगे, DA व E दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, क्योंकि लंबवत होता है, क्षेत्रफल सदिश बाहर होता है, और वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से बाहर की जाती हैं। यानी यहाँ पर EDA जो होगा वैद्युत क्षेत्र और E और DA के बीच का एंगल कितना होगा, 0 होगा।
तो एक बिंदु आवेश क्या लिखेंगे, लिखिएगा कि लघु अवयव से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। क्या लिखना, लघु अवयव, एक है भाई, लघु अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, बताओ कितना होगा। डी फाई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा होता है। थीटा कितना रहेगा, सेम डायरेक्शन में 0 रहेगा। वही तरीका है, एक चीज़ अगर आप सही सीख लेंगे तो आपको और सब आसान से लगने लगेगा। बताओ यहाँ पर कितना बन जाएगा, डी ए कॉस 0 1 हो गया, दिखेगा नहीं। तो अगर आपको संपूर्ण गोलीय गॉसियन पृष्ठ निकालना, संपूर्ण लिखिएगा, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से, एक मिनट रुकिए, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स बताओ भैया कितना आएगा। अगर संपूर्ण निकालोगे तो इंटीग्रेशन डी फाई, मन करना तो क्लोज इंटीग्रेशन कर देना, ठीक है, वही चीज़ है, मतलब बंद व समाकलन। यहाँ पर देखो ई कांस्टेंट रहेगा, बाहर जाएगा, बचेगा क्या, डी फाई ई का क्या बचेगा, डी फाई ई का क्या बचेगा भाई, बचेगा यहाँ पर रहेगा डी फाई ई, डी ए रहेगा, क्या हम लिख देते हैं, बताओ डी फाई ई का फाई समाकलन कर रहे हैं ई, और डी ए का कितना हो जाएगा ए, समझ गए ना। इसको माना समीकरण नंबर 1 अकॉर्डिंग टू गॉस के नियम से या फिर गॉस के अनुसार गॉस ने बताया था कि अगर कोई बंद पृष्ठ होगा तो वहाँ से फ्लक्स कितना गुजरेगा, फाई इक्वल टू क्यू अपान में एप्सिलॉन नॉट। एक गॉस चच्चा का है, ये हमारा है, यानी दोनों जो है फ्लक्स से है तो बराबर ही होगा ना। तो समीकरण 1 2 का कंपेयर कर लेना, 1 2 कंपेयर से 1 2 तुलना से 1 2 से, बायां बराबर तो दाएं बराबर होगा, मतलब बायां बराबर तो दाएं मतलब क्या, ई ए जो होगा वो बराबर हो जाएगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट के। देखो उसके बाद मुझे क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र ई निकालना है। इसमें देखो एक मिनट उसमें ई निकालना है। ए क्या होता है, क्षेत्रफल। गोले का क्षेत्रफल कितना होगा, एक गोला है ना भाई, गोले का क्षेत्रफल कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर। इधर क्या होगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ए बटे में जाएगा तो ई बराबर कितना बचेगा बताओ, नीचे 1 अपान 4 पाई आर स्क्वायर, बटे में गया इधर, और इधर क्या लिखा है भाई क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। इसको आप ऐसे लिखो 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आगे कर लो, उधर क्यू अपान में क्या बन जाएगा आर स्क्वायर। यही तो था ना एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, जो गॉस के नियम से निकाल लिया हमने। अब देखो इसमें अगर पूछेगा इतना तो ठीक है, लास्ट वाला जो दिख रहा है क्वेश्चन आपको देखो स्क्रीन पर, उसमें पूछा है कि इसकी सहायता से कूलाम के नियम के निगमन कीजिए। पहले देखो जिसमें जो चौथा नंबर क्वेश्चन जो दिख रहा होगा उसमें दिखा है कि एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो आपको इतना करना है, हिंदी लिख के फिगर बना के, जब पूछेगा कि इसकी सहायता से कूलाम के नियम की उत्पत्ति कीजिए, मतलब मुझे क्या करना है कि गॉस के नियम से कूलाम के नियम की उत्पत्ति करनी है। तो आपको हेडिंग बदल देनी है, और थ्योरी जो पूरा लिखा है बीच वाला, मतलब जो हमने किया है अभी, ये सब चीज़ें वही रहेंगी। यहाँ लिखेंगे कि गॉस के नियम से कूलाम के नियम की उत्पत्ति। क्या लिखेंगे, गॉस के नियम से अरे क्या लिख दिए, कूलाम के नियम की उत्पत्ति या उपपत्ति, ठीक है। तो गॉस के नियम से कूलाम का नियम कैसे निकलेगा, देखो समझो। ये चीज़ें आपको वैसे करनी है जैसे हमने किया था अभी, पूरा वैसे रहेगा यहाँ तक, ठीक है। इसके आगे थोड़ी सी चीज़ और करनी है आपको एक्स्ट्रा, और क्या करना है देखो समझो। अगर मुझे गॉस का नियम से कूलाम का नियम निकालना है, तो कूलाम का नियम होता है दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल। तो यहाँ पर क्यू था, यहाँ मान लीजिए धन परीक्षण आवेश, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ मान सकते हैं धन परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज। तो यहाँ मान लेते हो कि कोई टेस्ट चार्ज है, मान लीजिए क्यू नॉट जीरो, क्या है क्यू जीरो, मतलब क्यू वही चीज़ है धन परीक्षण आवेश। तो बताइए धन परीक्षण आवेश पर जो बल लगेगा, प्लस प्लस में रिपल्सन होगा, तो इसके कारण बल क्या लगेगा, F बराबर कितना प्रतिकर्षण लगेगा ना, कितना लगेगा, तो क्यू जीरो ई। ये बात समझ में आई। धन परीक्षण आवेश पर इसके कारण जो बल लगेगा वो प्रतिकर्षण होगा, क्योंकि धन परीक्षण आवेश सदैव धनात्मक ही होता है। तो यहाँ पर जो बल लगेगा वो कितना लगेगा, क्यू ई। यहाँ लिखिएगा और F बराबर कितना लगेगा, क्यू जीरो ई। बस ख़त्म। देखो यहाँ से F मुझे निकालना था, क्यू जीरो ऐसे रहने दो, ई की वैल्यू बताओ, ई की, ई का जो मान है वो दिया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू अपान में आर स्क्वायर, यानी यहाँ से एफ बराबर आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, इसको आगे लिखो 1/4πε0 और इसको देखो क्यू जीरो और इसको क्या हो गया क्यू अपान में आर स्क्वायर। भैया बबुआ जो हो सुनो, देखो ये हमारा पहला आवेश एक दूसरा आवेश, फार्मूला यही होता है Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। यहाँ Q1 के स्थान पे Q0 लिख दिए हैं, Q2 के स्थान पे Q लिख दिए हैं। अब इसको अगर Q1 Q2 करेंगे तो ही तो आएगा, यानी यही हो गया हमारा कूलाम के नियम, कूलाम का नियम, यही क्या है, कूलाम का नियम है, यही कूलाम का नियम है। तो हमें पूछा था कि गॉस के नियम से कूलाम के नियम निकालो, हमने गॉस का नियम लगाया, कूलाम के नियम आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से इस वाले क्वेश्चन को वो सॉल्व कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि इस चैप्टर में जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने करा दिए हैं। आने वाले अगले लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3, इसका नाम विभव, उसके सारे क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट वाले एक लेक्चर में कराएंगे। तो आप पूरा वीडियो हमारे चैनल को साथ जुड़ जाइए। अगर चैनल पर रहेंगे तो आपको पूरा वीडियो मिलता रहेगा और आपकी तैयारी अच्छे से होती रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।